हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्लेज, रेहन या उसको हिंदी में गिरवी भी बोल देते हैं। तो रेहन और गिरवी प्लेज क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि प्लेज में क्या होता है कि हम कोई उधार लेने के लिए अपनी किसी वस्तु को जो है वो एज अ सिक्योरिटी जो है, जिससे हमने उधार लिया है ऋणदाता के पास जो है वो जमा करा देते हैं। तो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नोन एज प्लेज। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लेज होता क्या है, इसमें कौन सी पार्टीज हैं, साथ में जो है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, और जो पार्टीज हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में कि ये जो सिक्योरिटी के फॉर्म में जो अभी वस्तु हम जो है रख सकते हैं, वो कौन पर्सन जो है वो एज अ सिक्योरिटी उस वस्तु को ऋण लेने के लिए गिरवी रख सकता है, वो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है। तो शुरू कर लेते हैं डेफिनेशन से। तो इसको जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड pledge or pawn. The bailor in this case is called pawner or pledger, and bailey is called the pawnee और प्लेजी। एंड लिखना आपने, ये एंड नहीं लिखना, एंड लिखना है यहाँ पे। तो वस्तुओं की जमानत ऋण के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में होती है, या वचन का निष्पादन बंधक या रेहन कहलाता है। इस मामले में निक्षेपी रेहन करता या गिरवी करता, और निक्षेप गृहता को रेहन गृहता या गिरवीदार कहा जाता है। तो इसमें डेफिनेशन से जो है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बताया था आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता था कि हम किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई सामान जो है वो दूसरे को देते थे, और दूसरा जो है वो पर्सन उस पर का जब वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता था तो वो उसके असली मालिक को वापस कर देता था। तो ये जो प्लेज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट है, जिसमें जो है मेन जो पर्पज है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट की। जो इसमें जो मालिक है वो प्लेजर है, और जो जिसको वो वस्तु गिरवी रखी जा रही है उसको हम प्लेजी बोलते हैं, पॉनी बोलते हैं यहाँ पे। जो बेलर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, वो मालिक था, ऑनर था। तो उस मालिक को, ऑनर को, क्योंकि उसने जो है वो ऋण लेना है, और ऋण लेने के लिए उसने अपनी किसी वस्तु को जो है वो गिरवी रखना है, तो वो जो बेलर है दैट इज नोन एज पॉनर और प्लेजर। और जो बेली है जिसके पास वो वस्तु गिरवी रखी जा रही है दैट इज नोन एज पॉनी और प्लेजी, जिसने वो ऋण दिया है। तो यहाँ पर जो है इसको वस्तु को गिरवी रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी जो है वो जो उसने उधार दिया है उसकी सिक्योरिटी हो सके, फॉर द एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट की। इनकेस कि अगर उसने उधार पे नहीं किया है तो उसमें क्या होगा कि उस वस्तु को बेच के जो है वो अपने उधार की रिकवरी कर सकता है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेलमेंट के, दे आर नोन एज प्लेज। तो दो पार्टीज होगी इसमें। एक तो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर कहते थे, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ ही है। तो इसमें डेफिनेशन में भी उसके साथ लिंक करके बताया गया है कि बेलर के साथ जो है, बेलर और बेली के साथ जो है उन पार्टीज को लिंक करके बताया। तो बेलर का मतलब आपको पता ही था कि जो वस्तु देता है, जो वस्तु का मालिक है, और बेली वो होता था जिसको वो वस्तु दी जाती होती थी। तो बेलर यहाँ पर जो है उसको हम कहेंगे पॉनर या प्लेजर, हिंदी में उसको रेहन करता या गिरवी करता कह सकते हैं। और जो बेली है जिसके पास वो वस्तु गिरवी रखी जा रही है उसको हम पॉनी या जो है वो प्लेजी बोल सकते हैं, रेहन गृहता या गिरवीदार। तो ये दो पार्टीज हैं, इनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि ये दोनों पार्टीज के क्या राइट्स और ड्यूटीज रहते हैं। तो इसके कुछ असेंशियल्स पढ़ लेते हैं, असेंशियल्स ऑफ प्लेज की, प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जो है वो असेंशियल हैं, उसमें क्या जरूरी चीजें होती हैं। तो या क्या इसके फीचर्स की फॉर्म में भी आप इसको बोल सकते हैं। तो स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, तो सबसे पहली बात की स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट जो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया कि है तो एक तरह की बेलमेंट ही है कि आपने जो है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो जो है वो वस्तु किसी दूसरे को दी है, और जैसे ही वो उसका ऑब्जेक्टिव, वो पर्पज पूरा हो जाएगा, वो पर्सन जो है आपको सामान वापस कर देगा। तो बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक पर्पज की बात की जा रही है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ डेट, कि जो आपने जो उस पर्सन ने, दूसरे पर्सन ने उधार देना है, उसने जो है वो उधार के बदले में कोई सिक्योरिटी उसको चाहिए। तो उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए उसने वो पर्पस के लिए जो है वो वस्तु अपने पास ली है। जब वो उधार की वापसी हो जाएगी तो उसने उस वस्तु को जो है उस सिक्योरिटी को वापस उसके मालिक को वापस कर देना। तो इसको कह सकते हैं हम दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, कि एक स्पेशल काइंड के जो है वो तरीके की जो है वो बेलमेंट कही जा सकती है। देन डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, उसमें जो है वो सामान की अधिकार की, जो उसका अधिकार है, जो सामान है उसकी सुपुर्दगी जो है वो करनी है, उसको डिलीवर करना है। किसने करना है? प्लेजर ने करना है,
प्लेजी को, यानी कि जो उसका मालिक है उसके मालिक ने जो है वो प्लेजी को करनी है, पानी को करनी है, जिसने जो है ऋण देना है उस पर्सन के पास उसकी डिलीवरी करनी है। और वो डिलीवरी जैसे आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के टाइम पे बताया था कि वो जो डिलीवरी है दैट कैन बी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, की वास्तविक भी तौर पे भी हो सकती है कि आपने एक्चुअल में सामान जो है वो उसके पास गिरवी रख दिया है, सामान उसको दे दिया है, उसके पोजीशन में एक्चुअली आपने ट्रांसफर कर दिया। मान लो आपके पास जो है वो स्कूटर था और आपने जो है वो स्कूटर को गिरवी रख के जो है वो लोन लिया, तो आपने क्या किया कि अपने स्कूटर को जो है उसके पास जो है वो छोड़ दिया और उसके बदले में आपने लोन ले लिया, तो वो सिक्योर वो हो गया आपका एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका गोडाउन है, तो आपने गोडाउन में सामान रखा है, उसको सामान को गिरवी रख के आप लोन ले रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा गोडाउन उसके पास नहीं छोड़ के आएंगे, तो आपने क्या किया कि जो गोडाउन है उस गोडाउन की जो है वो की उसके पास जो है वो डिलीवर कर दी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि उसको जो है आपने सामान को शिफ्ट करने की बजाय जस्ट उसकी कीज या उसका जो चार्ज है वो उसके हैंडओवर कर दिया। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी जो है वो जरूरी है, जिसको आपने एज अ सिक्योरिटी जो सामान आपने रखना है उसकी उसका हस्तांतरण, उसकी जो है वो डिलीवरी होना जरूरी है। देन पर्पज ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। यहाँ पर जो है इसमें प्लेज में जो एसेंशियल एक एलिमेंट है कि इसमें जो डिलीवरी है दैट इज फॉर जस्ट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, की ऋण के भुगतान की सुरक्षा के लिए, कि जो उस पर्सन ने उसको ऋण देना है कि उसकी वापसी की सुरक्षा हो सके, उसकी सिक्योरिटी हो सके उसकी डेट की, इसीलिए जो है वो जो है सामान वो सिक्योरिटी जो है वो प्लेजर से प्लेजी को दी जाती है। देन प्लेज मस्ट सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की आपको पता ही है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अगर वो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो नहीं होता तो फिर उसको हम जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, और जब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तब तक हम उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो क्या है कि जो पार्टीज हैं, जो प्लेजर है, प्लेजी है, अगर उनको एनफोर्स कराना है अपने राइट्स को, तो उसके लिए जरूरी है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में सभी एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए। देन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड रिटर्न ऑफ एनी एक्रीशन टू द गुड्स, ये एक ड्यूटी है किसकी, प्लेजी की, कि अगर जो है जो सामान उसके पास गिरवी रखा गया है उस गिरवी रखे हुए सामान में कोई भी वृद्धि समृद्धि होती है तो उसकी ड्यूटी है कि उसने वो जो वृद्धि समृद्धि जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो वापस उसको करनी है। तो जैसे इसमें मैंने आपको उस टाइम पे भी एक एग्जांपल बताया था कि जैसे वो गाय थी, गाय का बछड़ा हो गया, तो अगर वो बछड़ा हो गया तो उसकी ड्यूटी है कि उसने गाय के साथ उस बछड़े को भी वापस करना है। या फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स जो है उस को एज अ सिक्योरिटी आपने वहां पर गिरवी रखे हैं, और कंपनी ने जो है वो इन बिटवीन जो है उन शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो बोनस शेयर्स इशू करने से शेयर्स जो है वो उसके पास इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उस प्लेजी की, उस पौनी की ड्यूटी है कि जो इनका इसमें जो बोनस शेयर्स इंक्रीज हुए हैं वो उसके असली मालिक को वापस कर दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि जो जितना उसने सिक्योरिटी के तौर पे रखा था वही उसने वापस करना है, बट अगर उसके पास पड़े पड़े में रखे हुए में सामान में कोई बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी ड्यूटी है कि उसने वो उसको वापस करनी है। तो रिटर्न ऑफ गुड्स और एंड रिटर्न ऑफ एनी एक्विजिशन की, यानी कि जो सामान है उसकी तो वापसी करनी ही करनी है, सिक्योरिटी की तो वापसी करनी ही करनी है, बट साथ में अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होती है तो उस बढ़ोतरी की, उस वृद्धि की भी वापसी उसको करनी है। देन राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट्स ऑफ पॉनी और प्लेजी। पॉनी कौन है, जिसके पास वो जो है सामान गिरवी रखा गया है, जो सामान है जिसके पास वो गिरवी रखा गया है उसको हम बोलते हैं पॉनी या प्लेजी, या फिर जिसको हम कहते हैं ऋणदाता, जिसने वो ऋण दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो है उसके लिए वर्ड है आपके पास प्लेजी और पौनी, जिसको हम गिरवीदार और रहन गृहता कह सकते हैं। तो उसके क्या क्या राइट्स हैं। राइट टू रिटेन द गुड्स, तो पहला उसका जो राइट है कि जो सामान है जब तक उसका लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक वो उस सामान को अपने पास रिटेन करके रख सकता है, अपने पास उसको वस्तुओं को रख सकता है, उस सिक्योरिटी को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका ऋण रीपे ना हो जाए। और ऋण के साथ साथ एज वेल एज जो उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर एक्रू होता है, कि सिर्फ जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट नहीं, साथ में जो उसका इंटरेस्ट जो बनता है, जब तक उसकी इंटरेस्ट की भी पेमेंट नहीं हो जाती, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो जब तक उसकी वो सारी पेमेंट नहीं हो जाती तो वो अपने पास उन सामान को रख सकता है। और इन केस की कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने सिक्योरिटी रखी है उसके पास, तो उस सिक्योरिटी को रखने के लिए उसको कुछ जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको सही हालत में रखने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा हो, तो वो जो खर्चा उसको करना पड़ा है प्लेजी को, पौनी को, वो खर्चा भी जब तक उसको नहीं मिल जाता, उसकी खर्चे की रिम्बर्समेंट उसकी नहीं हो जाती, खर्चा वापस नहीं कर दिया जाता उसको पॉनर से, तब तक जो है वो सामान को अपने पास रख सकता है।
तो उसके पास जो है वो राइट है, राइट टू रिटेन द गुड्स, कि जब तक उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल ऋण है प्लस उसका जो इंटरेस्ट है प्लस जो उसने जो है अगर सामान को रख रखाव देखभाल संभालने के लिए कुछ खर्चा किया है तो वो खर्चा भी जो है उसका राइट बनता है कि वो उससे प्लेजर से, पॉनर से जो है वो वापस ले सकता है। देन राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको करने पड़ गए हैं उस सामान को रखने के लिए, रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए, या उससे जो है वो लोन रिकवर करने के लिए, तो वो जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कुछ करने पड़े हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी जो है वो रिकवर कर सकता है। पॉनर से जो है वो प्लेजर से उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की रिकवरी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो कर ही सकता है, साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो कर सकता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए तो वो रख ही सकता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात करी जाए तो उसके लिए वो सामान को तो, गुड्स को तो रिटेन करके रख सकता है अपने पास, बट उसके लिए जो है उसकी रिकवरी के लिए वो पॉनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। क्या है कि इन केस की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए वो सामान को तो अपने पास रिटेन करके रख सकता है, उसको सामान को रखने का अधिकार है, बट उस को ये अधिकार नहीं है कि वो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए पॉनर के ऊपर एक जो है वो केस फाइल कर सके। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए वो केस फाइल कर सकता है। ये सेक्शन 173 एंड 175 में जो है वो डिफाइन किए गए। देन राइट टू सेल, राइट टू सेल का मतलब है कि इन केस की नॉन पेमेंट ऑफ डेट की, अगर वो उसके डेट की, उधार की पेमेंट नहीं की जाती है तो उसके पास एक राइट आ जाता है, स्पेशल राइट, जिससे जो है वो उस सामान को, सिक्योरिटी को जो है वो बेच सकता है। तो जब वो उसमें डिफॉल्ट होता है, जब उसमें ऋण की जो उधार है उसकी पेमेंट नहीं की जाती, ऋण को वापस नहीं किया जाता, तो पानी के पास एक राइट रहता है कि वो जो है वो उस गिरवी रखी हुई सिक्योरिटी को बेच सकता है। बट उसके साथ साथ उसके पास एक और राइट भी रहता है कि अगर वो चाहे तो पहले केस फाइल कर सकता है, कि जो है उसका जो है जब तक सामान को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अपने पास रख सकता है, सिक्योरिटी के तौर पे रख सकता है अपने पास, प्रतिभूति के तौर पे, संपार्श्विक प्रतिभूति के तौर पे वो अपने पास रख सकता है, और उसकी लोन की रिकवरी के लिए जो है वो पॉनर के ऊपर जो है वो रेहनकर्ता के ऊपर वो केस फाइल कर सकता है। और दूसरा राइट जो है वो उसका रहता है कि वो जो है उस सामान को बेच सकता है, बट अगर उसने सामान को बेचना है तो बेचने से पहले उसको एक रीजनेबल टाइम का नोटिस जो है पॉनर को देना पड़ता है, कि अगर आपने जो है, क्योंकि जो टाइम लिमिट फिक्स रही होगी कि इस टाइम लिमिट में आपने जो है वो अपना ऋण पे करना है, बट उस टाइम लिमिट के बाद भी अगर ऋण पे नहीं हो रहा है, ऋण की वापसी नहीं की जा रही है, तो फिर जो है पॉनी जो है वो प्लेजी जो है उसको एक नोटिस भेजेगा पॉनर को कि आप जो है वो विद इन दिस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इस रीजनेबल समय में जो है आप अपने लोन को रीपे कर दें, वापस कर दें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जो है ये आपका सामान जो है वो बेच दिया जाएगा, जो सिक्योरिटी है वो बेच दी जाएगी। तो उसको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना लोन रीपे कर दे, और उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं पे करता है तब फिर उसके पास जो है वो पानी के पास राइट है कि उस सामान को बेच सकता है। अब जब सामान बेचा जाएगा तो दो चीजें हो सकती हैं, वैसे तो तीन हो सकती हैं। तो तीन में तो ये है कि अगर एक तो ये है कि जो जितने का सामान, जितने की सिक्योरिटी बिकी उतने का ही लोन था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने की लोन था उसका लोन रिकवर हो गया है। बट इन केस की अगर जो है वो जो प्रोसीड्स हैं सेल्स से जो अमाउंट मिली है वो कम रह जाती है, और जो अमाउंट ड्यू है वो ज़्यादा है, तो उसका जो बैलेंस है, बैलेंस के लिए पॉनर जो है वो लायबल रहेगा कि उसने वो बैलेंस रिपे करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी बेचने से जितना रिकवर होएगा तो उनका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर बिक्री करने से जो है वो कम अमाउंट मिली है और ज़्यादा अमाउंट ड्यू बनती है, तो जो बैलेंस रह जाएगा वो बैलेंस के लिए जो है वो पॉनर फिर भी लायबल रहेगा। और दूसरा केस हो सकता है, तीसरा केस यानी कि प्रोसीड्स ज़्यादा हैं और जो है वो अमाउंट ड्यू जो है वो कम है। अगर ड्यू अमाउंट कम है, सेल प्रोसीड्स ज़्यादा है, तो फिर पौनी की ड्यूटी है कि वो जो है वो जितना एक्स्ट्रा, जितना सरप्लस उसको मिला है वो सरप्लस जो है वो वापस पॉनर को पहुंचाएगा। तो ये कुछ राइट्स जो है पौनी को मिले होते हैं। देन ड्यूटीज ऑफ द पॉनी और द प्लेजी, इसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, और ये लगभग लगभग जो है एक बेली की ड्यूटी से मैच करती हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना होगा तो आप जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली की वीडियो में देख सकते हैं। तो ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, रीजनेबल केयर यानी कि उचित देखभाल जो है उसने उसकी सामान की करनी है, जैसे वो अपने सामान की देखभाल करता है उसी तरीके से जो है उसकी ड्यूटी है कि
सिक्योरिटी के तौर पे जो सामान उसके पास रखा है उसकी भी वो उचित देखभाल करे, जैसे वो अपने सामान की करता था। तो उसमें है कि उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो सामान खराब ना हो, मतलब उसको अगर लगता है कि इस कंडीशन में रखने से या इस तरह से रखने से सामान को खराब हो सकता है, सामान को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसको जो है वो उचित देखभाल करे, जैसे वो अपने सामान की करता है। देन ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, की उसकी ड्यूटी बनती है कि उस सामान को जो है वो किसी अपने सामान के साथ मिक्स ना करे, कि जब तक जो है उसको परमिशन नहीं मिली हुई है किससे, पॉनर से, कि वो उसको अपने सामान के साथ मिक्स कर सकता है, तो तब तक जो है उसने अपने सामान को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करना है, ताकि कहीं फिर बाद में सेपरेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उनको मिक्स ना करें। देन क्योंकि अगर मिक्स कर दिया गया तो फिर मिक्स करने के बाद जो है फिर पौनी की ड्यूटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। जो भी एक्सपेंसेस उसकी सेपरेशन के लिए होंगे, या उसको सेपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे, या सेपरेशन के जो मिक्सिंग के से अगर कोई नुकसान पॉनर को होता है तो वो सभी के लिए जो है वो पौनी लायबल होता है। तो इसलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको सामान को मिक्स ही ना करे। देन ड्यूटी नॉट टू यूज द गुड्स, तो उसको जो है सामान इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं मिला होता, कि सिर्फ गिरवी रखा गया है, बट गिरवी रखने का मतलब ये नहीं है कि वो सामान को जो है वो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ड्यूटी नॉट टू यूज गुड्स, की उसको कोई राइट नहीं है कि जो सामान है उस सामान को वो अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर सके। वो एज अ सिक्योरिटी उसके पास रखी गई है, तो उसने सामान को यूज नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। ड्यूटी टू रिटर्न बैक द गुड्स, फिर उसकी, ये तो आपको पता ही है कि जब जो उसका ऋण की भुगतान अगर हो जाता है तो ऋण के भुगतान के बाद जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर ऋण उसका जो उसने उधार दिया था वो वापस मिल जाता है, तो उसके बाद जो भी सिक्योरिटी के तौर पे उसके पास गुड्स सामान रखे गए थे वो सामान उसने वापस करने। तो वस्तुएं जो भी उसके पास गिरवी रखी गई थी वो उनको उसने वापस करना है। ड्यूटी टू रिटर्न एनी एक्रीशन, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि अगर उसमें कोई बढ़ोतरी होती है तो बढ़ोतरी भी जो है उसको वापस करनी है। कि जैसे मैंने बताया था आपको भी कि शेयर्स थे उसके पास आपने गिरवी रखे हुए, और इनके इसकी पौनी के पास जब आपने वो शेयर्स गिरवी रखे हुए थे तो रखे रखे में कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो शेयर्स में बढ़ोतरी होगी, तो उसकी ड्यूटी है कि जो शेयर्स आपने गिरवी रखे थे वो प्लस जो बोनस की तौर पे जो है वो बढ़ोतरी हुई है बोनस शेयर्स के तौर पर, वो भी जो है उसने उस असली मालिक को यानी कि पॉनर को वापस करने। तो ये कुछ इसकी ड्यूटीज थी और राइट्स थे पॉनी के। अब हम पढ़ लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर। जो प्लेजर है उसको क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो पहला है एनफोर्समेंट ऑफ पॉनीज ड्यूटी, एनफोर्समेंट ऑफ पॉनीज ड्यूटी। तो पॉनी यानी कि जो रहन गृहता है या गिरवी गृहता है, उसके जो भी ड्यूटीज बनती हैं उन ड्यूटीज को आप एनफोर्स करा सकते हैं। जो भी आपको मैंने बताई थी कि जो उसकी ड्यूटीज बनती हैं वो सभी ड्यूटीज को आप एनफोर्स करवा सकते हैं, कि रीजनेबल केयर, नॉट टू मिक्स गुड्स, नॉट टू यूज द गुड्स, रिटर्न बैक द गुड्स और रिटर्न द एनी क्रिएशन। तो ये सब ड्यूटीज जो है आप यानी कि पॉनर जो है वो पॉनी से एनफोर्स करवा सकता है, उसको फोर्स किया जा सकता है कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करे। देन राइट टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डेट, राइट टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ डेट। यहाँ पे आपने ऐड कर लेना राइट टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ डेट, कि जब उसने उधार की वापसी कर दी है तो उसका राइट है कि वो अपने सामान को वापस ले सकता है। देन राइट टू रिसीव एनी एडिशन टू द गुड्स, कि इन केस की जैसे मैंने बताया कि जो उसमें एडिशन हुआ है तो उसका राइट है कि वो जो सामान में एडिशन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो वापस लेने का अधिकार उसके पास है। कि इन केस की वो जो है पौनी उसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे शेयर्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो सिर्फ जो है जो आपने इनिशियली उसके पास शेयर गिरवी रखे थे वो सिर्फ आपको वही शेयर्स वापस करता है और बोनस शेयर्स अपने पास रख लेता है। तो आप जो है उसको केस फाइल कर सकते हैं और जो है उस एडिशन को, उस एक्रीडिशन को जो है वो उससे वापस ले सकते हैं, यानी कि वो बोनस शेयर्स भी आपका राइट बनता है कि आप उससे वापस ले लें। देन राइट टू रिडीम, ये जो राइट टू रिडीम है ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। राइट टू रिडीम स्पेसिफिकली ये आपका इन केस ऑफ प्लेज, तो इसमें राइट टू रिडीम ये अंडर सेक्शन 177 बताया गया है। इसमें क्या है कि जब तक मतलब रिडेम्पशन का एक राइट मिला हुआ है, किसको, रिडेम्पशन का जो राइट है वो पॉनर को मिला है कि जब तक जो है उस सामान की जो भी सिक्योरिटी उसने रखी है वो सिक्योरिटी जो है वो सेल आउट नहीं हो जाती, उससे पहले पहले जो जब तक वो सेल आउट नहीं हुई है उससे पहले वो किसी भी टाइम पर जो है वो अपने डेट की रीपेमेंट करके जो है उस सामान को वापस ले सकता है। क्या है कि राइट टू रिडीम का मतलब है कि इन केस की
जो है सामान जो है आपने ऋण पे नहीं किया, उधार पे नहीं किया, और जो है अब जो प्लेजी है, जो पॉनी है, वो उस सामान को बेचना चाह रहा है, उस सिक्योरिटी को बेचना चाह रहा है, तो पॉनर को एक राइट दिया गया है कि जब तक वो एक्चुअल में उसकी सेल नहीं हो जाती, जब तक जो है वो सामान बिक नहीं जाता, उससे पहले पहले उसके पास जो है वो ये राइट रहता है कि उस डेट को रीपे करके वो अपने उस सामान को वापस ले सकता है। बट इस राइट को यूज करने के लिए उसको सिर्फ एक डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, उसको जो है वो ये जो अपना राइट है, ये कोर्ट के थ्रू जो है वो केस फाइल करके ही अपना राइट जो है वो लेना पड़ता है। कि इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जस्ट एक डिक्लेरेशन, एक इंटीमेशन की जरूरत नहीं होती, तो उसको जो है वो सूट फाइल करना पड़ता है, तब जाके उसको ये राइट मिलता है। तो उसमें क्या है कि वो और साथ ही साथ क्या है कि उसको कंप्लीट रीपेमेंट करनी पड़ती है। पार्शियल रीपेमेंट पर जो है ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, सिर्फ जब उसने कंप्लीट फुल पेमेंट की है तो फुल पेमेंट से जो है वो अपने इस राइट को रिडीम कर सकता है, यानी कि पैसे की रीपेमेंट करके, लोन की रीपेमेंट करके अपनी उस सिक्योरिटी को वापस ले सकता है। मैंने बताया ना कि राइट टू सेल था एक पॉनी का, कि वो उसके सामान को जो है वो बेच सकता है अगर उसके उधार की वापसी नहीं होती। तो उसमें क्या है कि अब इसके पास भी साथ में एक राइट दिया हुआ है पॉनर के पास, कि अगर उसको ऐसा लगता है कि वो सामान को वापस लेना चाहता है तो पहले उसको राइट दिया जाता है, बट उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उसको कोर्ट के थ्रू जो है वो सूट फाइल करना पड़ता है और कंप्लीट रीपेमेंट उसको करनी पड़ेगी। और इस राइट को वो कभी भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है जब तक जो है वो सामान एक्चुअल में बेच नहीं दिया गया, उससे पहले पहले कभी भी जो है उसको राइट को वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये थे इसके राइट्स। देन ड्यूटीज ऑफ द पॉनर और प्लेजर, इसकी कुछ राइट्स के बाद अब ड्यूटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ड्यूटी टू रिम्बर्स ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो उसके सामान की रख रखाव देखभाल में जो खर्चा हुआ है, इसकी ड्यूटी बनती है कि वो रिम्बर्स करे पॉनी को। देन ड्यूटी टू रिम्बर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कोई और इससे एक्स्ट्रा उसको जो है वो सामान के लिए कोई खर्चे करने पड़ गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी जो है वो सामान की देखभाल रख रखाव के लिए अगर कुछ हुए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी जो है इसकी ड्यूटी है कि वो उनको रिम्बर्स करे। एंड ड्यूटी टू रीपे द डेट प्लस एनी इंटरेस्ट, तो ये तो है ही है, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, बट फिर भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि 174 सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि उसकी ड्यूटी बनती है कि जो उसने उधार लिया है वो तो वापस करे, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू बनता है वो भी उसने वापस करना है। जैसे मैंने बताया था राइट्स के टाइम पे भी हमने किया था, राइट्स ऑफ पॉनी के टाइम पे, कि उसके पॉनी को राइट था कि वो जो है वो डेट भी ले सकता है, इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है। और यहाँ पर जो है वो पॉनर की ड्यूटीज बन जाती हैं कि जो राइट्स बने हुए थे पॉनी के, वही ड्यूटीज जो है वो पॉनर की बन जाती हैं। तो इसने जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस प्लस डेट प्लस इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, और डिफरेंट सेक्शंस में इसको डिफाइन किया गया। एंड ड्यूटी टू एंश्योर दैट द गुड्स प्लेज्ड आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, मतलब उसके ऊपर क्या कहने का मतलब है कि जो उसने सामान को गिरवी रखा है, उस गिरवी रखे हुए सामान पर जो है वो किसी और दूसरे का किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके पास जो है वो सही टाइटल उस सामान का हो, किसी दूसरे का कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उसको एंश्योर करना भी जो है वो पॉनर की ड्यूटी है। अब बात कर लेते हैं हु कैन प्लेज। हु कैन प्लेज में जो एक जनरल रूल है, मतलब कहने का मतलब कि कौन इस सामान को गिरवी रख सकता है, रेहन रखने का अधिकार किसको है, सामान को गिरवी रखने का अधिकार किसको है। तो इसमें जो जनरल रूल है, जनरल रूल कहता है कि प्लेजर शुड बी द ऑनर, कि जो उसका मालिक है सिर्फ वही जो है उसको सामान को गिरवी रख सकता है। कि रेहनकर्ता होने के लिए कि उसका जो है वो सामान का मालिक होना जरूरी है, कि मालिक के अलावा जो है वो कोई और उसको रेहन नहीं रख सकता, वो उसको एक वैलिड प्लेज की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा कि अगर उसके मालिक के अलावा कोई और उस सामान को गिरवी रख देता है। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जहां पर जो है वो असली मालिक के अलावा कोई और पर्सन जो है उस सामान को गिरवी रखता है, और उसके बावजूद भी जो है वो प्लेज, वो रेहन, वो गिरवी जो है वो एक वैध रेहन कहलाती है। वैध यानी कि वैलिड प्लेज वो कही जाती है। तो इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस में इसको डिफाइन किया गया है। तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो व्यापारिक एजेंट अगर कोई है, व्यापारिक एजेंट, तो उस व्यापारिक एजेंट ने अगर सामान को गिरवी रखा है तो उसको जो है वो वैलिड प्लेज की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो उसमें कुछ जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए अगर उसको एक वैलिड प्लेज होना है। तो पहली बात कि अगर उसमें मर्केंटाइल एजेंट ने उसको सामान को गिरवी रखना है तो दैट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, मालिक की सहमति के साथ हो। दूसरी बात
कि उसके पास पोजेशन होनी चाहिए गुड्स की, और डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो टाइटल ऑफ गुड्स जो है कि कौन उसका मालिक है, और एक्चुअल में पोजेशन जो है वो उसके पास होनी चाहिए। तो वो उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हो और पोजेशन ऑफ गुड्स भी होनी चाहिए। देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो उसका सामान्य बिजनेस की रूटीन है, उस बिजनेस रूटीन के अंडर जो है वो काम उसने किया होना चाहिए, उस बिजनेस रूटीन के अंडर ही जो है उसने सामान को गिरवी रखा है। साथ में ये जो काम किया गया है, जो गिरवी रखने का काम है, इट शुड बी इन गुड फेथ, सद्भावना के तौर पे किया जाना चाहिए, ईमानदारी से अपने उस काम को उसने किया है, ऑनेस्टी के साथ, मतलब अपने मालिक को चीट करने के लिए नहीं किया है, तो सद्भावना के साथ होना चाहिए, गुड फेथ में किया जाना चाहिए। और जो पौनी है उसको ऐसे मतलब कहीं पर भी ऐसा कोई डाउट नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो मर्केंटाइल एजेंट है वो ऑथोराइज नहीं है उसको गिरवी रखने के लिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम कहेंगे कि जो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एक वैलिड प्लेज है, एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 178। कि फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी का ज्वेलरी की शॉप है, उसके मालिक ने जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मान लो ए ने जो है वो बी को अपॉइंट कर दिया, बी जो है उसकी गुड्स जो जो भी ज्वेलरीज हैं उसकी देखभाल रख रखाव के लिए जो है उसको रख दिया, और जो बी था उसने जो है उसको सामान को ज्वेलरी को जो है वो किसी सी पर्सन के पास जो है वो गिरवी रख दिया और लोन ले लिया। तो उस केस में क्या है कि उसको हम कहेंगे कि वैलिड प्लेज है, क्योंकि उसके मालिक ने, जो सामान का मालिक था, उसने उसको अपनी इच्छा से कस्टडी दी हुई थी, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है उसने उसको सामान को गिरवी रखा और उसके बदले में जो है उसने लोन ले लिया, तो उसको एक वैलिड प्लेज की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। देन प्लेज बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 178 ए की वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि व्यर्थनीय अनुबंध के अंदर जो है के अधीन अगर किसी को कोई जो है अधिकार मिला है, तो उसमें अगर वो प्लेज करता है तब भी जो है उसको एक वैलिड प्लेज कहा जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि उसके पास पोजेशन होनी चाहिए गुड्स की अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है उसके पास पोजेशन है गुड्स की, बट जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी खत्म नहीं किया गया है, उसको जो है अभी अवॉइड नहीं किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, और पौनी जो है जिसके पास वो सामान गिरवी रखा जा रहा है उसने गुड फेथ में काम किया है, और पौनी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि जो प्लेजर है, यानी कि जो गिरवी करता है, उसके पास राइट नहीं है इस सामान को गिरवी रखने का, ऐसी कोई नॉलेज जो है वो पौनी को यानी गिरवी गृहता को नहीं है, तब उसको वैलिड प्लेज की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जो है वो ए ने जो ए से डरा धमका के जो है वो बी ने उसका कोई सामान छीन लिया, फॉर एग्जांपल कि उससे कोई रिंग थी या कड़ा था या कुछ जो कोई ज्वेलरी थी, तो ए ने जो है ए से जो है वो बी ने उससे डरा धमका के जो है उसकी कोई ज्वेलरी ले ली, कोई कीमती वस्तु उससे ले ली। अब कीमती वस्तु ले लिए, डरा धमका के लिए, तो यानी कि ए की कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं थी, और ए जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मतलब नहीं पूरा करना चाहे तो पूरा नहीं कर सकता, बट उसने जो है उससे ले ली। बट इससे पहले कि बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना करता है या उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलता, उससे पहले ही बी ने जो है वो सामान जो है वो जाके सी के पास गिरवी रख दिया, और सी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसके पास कोई ऐसा रीजन है जिससे वो बी के ऊपर डाउट करे कि उसके पास जो है वो इसका सही तौर पे सही राइट, उसका सही मालिकाना हक जो है उसको नहीं मिला है, उसने जो है वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है उस सामान को लिया हुआ है, तो ऐसी कोई जानकारी जो है वो सी के पास नहीं है। तो अगर बी जो है वो सामान को गिरवी रखता है ऐसे किसी सामान को सी के पास, तब उसको हम एक वैलिड प्लेज कहेंगे, तो वो प्लेज जो है वो वैलिड प्लेज मानी जाएगी, क्योंकि बी के पास जो है वो सही मालिकाना हक नहीं है, बट फिर भी उसकी प्लेज जो है जो उसने रखा है सामान को गिरवी, वो एक वैलिड प्लेज माना जाएगा। देन प्लेज वेयर द पॉनर हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट, तो इन केस की अगर उसका कुछ एक सीमित टाइप का हित है, लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो उसमें लिमिटेड इंटरेस्ट में क्या होगा कि प्लेज जो है वो सिर्फ उस लिमिटेड इंटरेस्ट तक ही वैलिड रहेगी, यानी कि अगर प्लेजर ने जो है वो जिसने सामान गिरवी रखा है उसका कोई लिमिटेड इंटरेस्ट उस वस्तु के साथ, उस सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके जितना जितना इंटरेस्ट उसका उसके साथ जुड़ा हुआ है, उतने ही इंटरेस्ट तक जो है, उतने ही हित तक जो है वो प्लेज वैलिड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई पर्सन है, उसको जो है वो सड़क पे गिरा हुआ कोई सामान मिल जाता है, किसी का कोई गिरा हुआ सामान मिल जाता है, उस सामान को रिपेयर करा देता है, वो ठीक ठाक करा देता है, ठीक कराने में उसके 2000 रुपये लग जाते हैं। ठीक है, कि किसी पर्सन को फॉर एग्जाम्पल ए को जो है वो कोई सामान गिरा हुआ
मिल गया और गिरा हुआ सामान उसको मिल गया, गिरे हुए सामान को उसने रिपेयर कराया, उसमें उसके 2000 रुपये लगे। अब 2000 रुपये लगे तो जैसे मैंने बताया था कि खोया हुआ सामान जिसको मिलता है वो उसका मालिक नहीं होता, मालिक जो है वो मालिक ही रहेगा। तो जिसको गिरा हुआ सामान जिसको मिला था, उसने ए ने जो है वो सामान जाके किसी सी के पास जो है वो गिरवी रख दिया और गिरवी रख के जो है उसने उस सामान के बदले में जो है 5000 रुपये का लोन ले लिया। अब उसने 5000 रुपये का लोन ले लिया तो असली मालिक जो है उसको उस सामान को जो है वो सिर्फ 2000 रुपये की पेमेंट करके जो है वो वापस ले सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है जो उसका जो जिसको सामान मिला था उसका इंटरेस्ट सिर्फ 2000 रुपये तक का है, जितना उसने उसके ऊपर खर्च किया था 5000 रुपये तक का इंटरेस्ट नहीं है। उसका जो हित उसमें जुड़ा हुआ था वो सिर्फ 2000 रुपये का था कि 2000 रुपये का खर्चा करके उसने उस सामान को ठीक कराया था। तो जो असली मालिक है वो सिर्फ 2000 रुपये पे करके उस सामान को वापस ले सकता है, बाकी के 3000 के लिए वो जिसको सामान मिला था वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से जो है इसमें कहा जाता है उसका जहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट है तो उस वहां पर उन केसेस को वैलिड कहा जाएगा, बट सिर्फ उसी लिमिट तक जिस लिमिट तक का इंटरेस्ट उस पॉनर का उसमें जुड़ा हुआ है। प्लेज बाय को ऑनर इन पोजेशन, प्लेज बाय को ऑनर सह मालिक, मतलब जो है वो उस सामान के जो है वो कई मालिक हैं, तो अगर कई मालिक हैं उसके तो उस केस में फिर अगर कोई एक सिंगल पर्सन उसको जो है वो प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है, तब भी जो है उसको वैलिड प्लेज कहा जाएगा। तो ये राइट जो है वो उनको मिलता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है ये राइट? ये राइट जो है उनका डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे एक पहली कंडीशन तो वही होगी जो इस पॉइंट से क्लियर हो रही है, को ऑनर्स, यानी कि बहुत सारे मालिक हैं उसके, सह मालिक हैं और उनमें उनके पास जो है वो गुड्स का पोजीशन है, अधिकार उनके पास है, और ये जो गिरवी रखा जा रहा है सामान वो बाकी सभी को ऑनर्स की सहमति के साथ रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ धोखाधड़ी करके किसी एक ने अपनी मर्जी से सामान को गिरवी रख दिया तो वो वैलिड प्लेज नहीं माना जाएगा। तो जितने भी को ऑनर्स हैं सभी की कंसेंट से होना चाहिए और वो जो है वो गुड फेथ में, सद्भावना में, ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट जो अभी पहले कई बार आ चुका है कि जो प्लेजी है उसके पास इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है कि जो प्लेजर है, जो रेहन करता है, उसके पास जो है वो प्लेज करने का राइट नहीं है, तो उसको इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो प्लेज है दैट इज अ वैलिड प्लेज। एंड लास्ट पॉइंट इज pledge by the seller or the buyer in possession of goods after sale or before sale, and it is defined under section 30 of Sales of Goods Act 1930। तो Sales of Goods Act 1930 में एक पॉइंट इसमें कहा गया है कि pledge by seller और buyer, seller और buyer। तो seller का मतलब पता है कि आपको बेचने वाला, buyer मीन्स खरीदने वाला। तो जब सामान बिक जाता है, क्या होता है जब सामान बिक जाता है तो सामान के बिक जाने के बाद जो है उसका मालिक कौन बन जाता है? बायर बन जाता है, सेलर उसका मालिक नहीं रहता। तो कई बार क्या होता है कि सामान बिक चुका है बट फिर भी जो है वो किसके पोजीशन में रह जाता है कि बायर ने सामान खरीद लिया, सामान का मालिक बन गया, बट वो कुछ समय के लिए सेलर के पास रहता है और उसकी एक्चुअल डिलीवरी जो है कुछ समय बाद की जाती है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि उसकी जो है वो सामान को बेचा नहीं गया बट उसकी डिलीवरी दे दी गई है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसने कहा कि डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद उसकी पेमेंट की जाएगी और उसका जो है वो राइट्स उसको बाद में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसलिए लिखा है कि सेलर को आफ्टर सेल भी उसके पास पोजीशन रह जाती है, सेलर के पास जो है वो आफ्टर सेल पोजीशन रह जाती है, या बायर के पास जो है वो बिफोर सेल, कि जब तक वो सेल का उसके पास राइट मिले तो उससे पहले ही जो है बायर के पास पोजीशन ऑफ गुड्स पहुंच जाए। तो उस केस में ये दोनों चीजें उसमें बताई गई हैं कि सेलर हैज द पोजीशन गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, विक्रेता के पास बिक्री के बाद वस्तुओं का अधिकार, या क्रेता के पास बिक्री के पहले वस्तुओं का अधिकार। ठीक है, बायर हैज अ पोजीशन ऑफ गुड्स बिफोर सेल। तो उस केस में क्या है कि अगर वो किसी सामान को गिरवी रखते हैं तो उसको वैलिड प्लेज होने के लिए क्या है कि उसको दूसरे पक्ष की सहमति लेना जरूरी है, अदर पार्टी की, यानी कि दूसरी पार्टी की। अगर सेलर के केस में है तो उसको बायर की कंसेंट चाहिए, क्योंकि अब बायर मालिक बन चुका है सेल के बाद। और अगर बायर है उसने बिफोर सेल उस सामान को प्लेज करना है तो उसको सेलर की, क्योंकि असली मालिक अभी सेलर है, तो उसकी कंसेंट उसके पास होनी चाहिए। और इन दोनों को जो है वो गुड फेथ में काम करना चाहिए। साथ में क्या है कि पौनी को इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जो प्लेजर है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि उस सामान को प्लेज कर सके। तब हम कहेंगे कि ये जो प्लेज है वो एक वैलिड प्लेज मानी जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्लेज क्या होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी, और साथ में जो है वो कौन उसको प्लेज कर सकता है। ओके, थैंक यू।